हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। और आज से हम लोग यूपी एपी और बिहार एपीओ मेंस की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं टारगेट फॉर आईक्यू पर। तो आप लोग जो हैं इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस पेपर मेंस के लिए हम लोग ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ये एक प्रकार का डेमो भी है, आप लोग चाहें तो इसको देख सकते हैं लास्ट तक। इस वीडियो में हम कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप लोग हमारे लाइव क्लासेस और नोट्स कंटेंट और टेस्ट सीरीज़ वाला पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम अपने मैप पर क्लासेस ले रहे हैं, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल करके आप लोग जो हैं क्वेरी ले सकते हैं। चलिए आप लोग समझते हैं इस क्लास में कि हम लोग क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके संदर्भ में कुछ आप लोगों को मैं डेमो दे रहा हूँ। देखिएगा, क्वेश्चन पूछे जाने के क्रम में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लोगों से स्थल पूछे जाते हैं और ऐसे स्थान जो या तो आप लोगों के करंट अफेयर में चर्चित रहे हैं या फिर ऐतिहासिक स्थल हैं, तो उन्हीं को हम चर्चा करेंगे। अगर देखें तो मेहरगढ़ भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन यानी आपका और कृषि एग्रीकल्चर में प्रथम स्थान था। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं उन्हें भी इंग्लिश मीडियम के बिल्कुल एजुकेटेड नोट्स हमारे क्लासेज और उसमें कंटेंट मिल जाते हैं जिनके अलग अलग मीडियम होते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसका समयकाल 700 AD से 55 AD तक था, जिसमें मानव बस्तियां जो हैं रहती थी। वर्तमान में स्थिति इसकी बलूचिस्तान पाकिस्तान में और गेहूं के यहाँ पर वीट्स के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है भीम बेटका। मेंस में भी कुछ इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन आपको 25 या 50 वर्ड्स में लिखने के लिए आते हैं या वन लाइनर आपको वन वर्ड में आता है। ठीक है, यूपी और बिहार एपीओ मेंस में जो है आप लोगों को ये वन वर्ड में लिखने के लिए आते हैं या मैचिंग करने के लिए आते हैं या डायरेक्ट उसके राज्य का या उससे संबंधित फैक्ट पूछ लिया। भीमबेटका मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में और भारतीय उपमहाद्वीप के यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ये मानव जीवन की ह्यूमन लाइफ का सबसे ओल्डेस्ट सिंबॉलिक यहाँ पर पाए गए हैं, निशान पाए गए हैं। और यहाँ इसका टाइम पीरियड है पूरा पाषाण काल से यानी पैलियोलिथिक टाइम पीरियड से जो है मेलियोलिथिक पेरियम टाइम पीरियड तक है। इसकी खोज जो है 1956 से 1958 तक डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकसणकर ने की थी। ठीक है, 2003 में इसको यूनेस्को द्वारा जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया था। ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट अगर हम बात करें लोथल की, तो लोथल है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहरों में से एक। ये पोर्ट यहाँ पर था, प्रमुख मेजर पोर्ट था, बंदरगाह शहर था और ये 2400 AD में जो है इसका टाइम पीरियड था। वर्तमान में स्थित इसकी गुजरात में है और अगर हम बात करें इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। और लोथल जो है प्रमुख बंदरगाह था। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा यूनेस्को ने इसको जो है, अगर आप लोग लिखेंगे तो यूनेस्को ने इसको जो है अभी 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। सॉरी, इसको नहीं किया, वो धोलावीरा को किया है। आप लोग इसे करेक्ट कर लेंगे, किसको क्या है, धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा को, तो वो भी आपके लिए आ सकता है, वो भी हड़प्पन साइट है। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट है अजंता केव्स। ये महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और अगर हम बात करें ये 29 चट्टानों काट कर बनाई, बौद्ध धर्म से संबंधित है। सहस्राद्री माउंट रेंजेस जो वेस्टर्न घाट में उसमें स्थित हैं। टाइम पीरियड है 200 AD से लेकर जो है 650 BC तक है। 1983 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में किया था, इस जो है शामिल किया और राष्ट्रकूटों ने इसका भाई निर्माण भी कराया है। ठीक है, तो इसी तरह से अजंता की हैं, उसमें बौद्ध और जैन धर्म से हैं, उनका निर्माण भी राष्ट्रकूटों ने करवाया था। 1893 में उन्हें भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो है घोषित किया गया था। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ हमारे प्रमुख स्थल। देखिएगा, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। भारत नेपाल रिलेशन, भारत श्रीलंका रिलेशन, श्रीलंका का जो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस था उस पर आ सकता है। यूक्रेन रशिया के बारे में और यूक्रेन और भारत के रिलेशन, यूक्रेन भारत और रशिया के रिलेशन आपके मेंस में आ सकते हैं, खासकर यूपी एपीओ मेंस में। उसी की कड़ी में हम लोग आज 48 G7 समिट 2022 देख रहे हैं, जो है सलाज एल्मो जर्मनी में जो आयोजित की गई थी और इसमें भारत को जो है स्पेशल इनवाइट जो है भारत को दिया गया था। हालांकि G7 का भारत जो है वो मेंबर नहीं है। अब G7 है क्या, तो एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी और वर्तमान में इसमें 7 मेंबर हैं, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और यूएसए। भारत इसका मेंबर नहीं है। इंडिया इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ G7। इसके ऑब्जेक्टिव हैं वैश्विक यानी ग्लोबल इकोनॉमी गवर्नेंस को पर चर्चा करना, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, एनर्जी पॉलिसी और पर एनवायरनमेंट से संबंधित मामले और आतंकवाद के अगेंस्ट ये काम करता है। इसके साथ साथ अगर हम मोटे तौर पर देखें तो G7 की जो पॉपुलेशन है वो 10% रिप्रेजेंट करती है पूरे ग्लोबली और जीडीपी का 31% ये कवर करता है
और G7 का कोई चार्टर या हेडक्वार्टर नहीं है। 1988 में G7 रूस को जोड़ा गया था, परंतु 2014 में रशिया को जो है वो बाहर कर दिया था। अभी देखिएगा UNHRC आप लोग नोट करेंगे, वहाँ से भी रशिया को बाहर कर दिया है, जिसमें वर्तमान में 48 मेंबर हैं। इसे भी मैं अभी किसी लेक्चर में आप लोगों को कराऊंगा या बैच में कराऊंगा APU के मेंस के, तो वहाँ पर इस पर चर्चा कर लेंगे। अब G7 सम्मेलन अगर हम बात करें तो ये बायोबियन अल्पास जर्मनी में हुआ था, और इसी के संदर्भ में अगर हम मोटे तौर पर देखें तो आमंत्रित सदस्य जो स्पेशल गेस्ट थे भारत, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका। तो इंडिया के साथ 4 कंट्री और बुलाई गई थी जो स्पेशल गेस्ट थे, और जो स्थायी मेंबर हैं वो आप लोगों को मैं बता ही चुका हूँ। अगली समिट जापान में होगी, और इस बार की जो थीम है उस पर भी आप लोग थोड़ा गौर रखेंगे, याद रखेंगे, यही मार्क्स आप लोगों को दे के जाएंगी। तो वो है प्रोग्रेस टूवार्ड्स ऑन इक्विटेबल वर्ल्ड, ठीक है। और अध्यक्षता किसने करी थी? जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोलोंजो, तो उन्होंने इसकी जो है चेयरमैनशिप की थी। नेक्स्ट है, और एक बढ़िया सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया हूँ, उस पर ज़रा आप लोग देख लीजिएगा। एक बार G7 का थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं कि G7 2022 समिट के जो हैं आप लोगों को लक्ष्य लिखने के लिए आ सकते हैं कि गोल क्या थे। तो सस्टेनेबल प्लेनेट बनाना, इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन करना, हेल्थी लाइफ जो है हमारा उसको बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट को बेटर करना फ्यूचर के लिए, स्ट्रॉन्ग टूगेदर, ये इसके जो 5 मेजर गोल हैं। G7 सम्मेलन के प्रमुख मुद्दे क्या रहे? यूक्रेन और रशिया वॉर रहा, ये आप लोग रखेंगे। तेल उत्पादन की समस्या पर डिस्कशन हुआ। वैश्विक अर्थव्यवस्था के नए आयामों तक ले जाना, यानी ग्लोबल इकोनॉमी को जो है नए डेवलपमेंट की तरह किस तरह से आगे ले जा सकते हैं। एनवायरनमेंट, क्लाइमेट और फूड सेफ्टी की बात की गई। और G7 सदस्यों का क्रम ये है, ये ईस्ट टू वेस्ट क्रम है। तो इस तरह से आप लोग चाहें तो मेंस के क्वेश्चन में भी लिख सकते हैं, तो इससे आप लोगों को और मेंस में मदद मिलेगी नंबर गेन करने में, ठीक है। भारत का क्या पक्ष था इसमें आप लोग लिख सकते हैं। तो भारत का पक्ष की बात करें G7 2000, भारत की तरफ से PM मोदी ने इसमें भाग लिया और पर्यावरण के महत्व को समझाया। विश्व की 7.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है, परंतु कार्बन उत्सर्जन में योगदान केवल 5% है। ये स्टेटमेंट था नरेंद्र मोदी जी का, यहीं आप लोग इसे कंक्लूजन कर देंगे। तो ये मैंने ही मेंस का क्वेश्चन लिखा है, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आप लोगों को ये। अगर G20 2022 के महत्व को समझाएं तो आप लोग इस तरह से मेंस में लिख सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट है हमारा नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हालांकि जब मैंने लिखा तो ये पहले लिखा हुआ है, तो लेकिन मैं इसे अभी अपडेट भी कर दूंगा आपको, क्योंकि लेटेस्ट अपॉइंटमेंट इसके अंतर्गत हुए। तो नीति आयोग की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन के जगह पर की गई थी, ठीक है। इसकी बात करें, इसकी स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अध्यक्ष होता है, अभी मैं बता रहा हूँ, एक अध्यक्ष जो PM होता है ऑलवेज। उपाध्यक्ष पहले राजीव कुमार थे, अभी हैं आप लोग नोट कर लेंगे सुमन के बेरी, ठीक है, सुमन के बेरी आप लोग नोट कर लेंगे। एक शासकीय एक गवर्नेंस काउंसिल होती है, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। स्पेशल आमंत्रित सदस्य होते हैं, जिन्हें किसी विशेष क्षेत्र में जानकारी होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा ही नॉमिनेट किए जाते हैं। कुछ आपके रीजनल काउंसिल होती है, जिसका गठन विशेष मुद्दों के या कोई एक्सीडेंटल या फिर सडनली मामले होते हैं उनसे संबंधित हो जाता है, जो एक राज्य से अधिक हो उसके संबंध में की जाती है, ठीक है। इसमें कुछ जो हैं एक्स ऑफिसो होते हैं, पूर्णकालीन सदस्य भी होते हैं। अगर हम बात करें पूर्णकालीन सदस्य, एक बॉडी की बात करें तो इसमें एक उपाध्यक्ष होता है, 2 मेंबर होते हैं पूर्णकालीन, इन्हें एक्स ऑफिसो कहते हैं। एक होता है अंशकालीन सदस्य, एक होता है पदेन सदस्य, ये 4 होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा बनाए जाते हैं। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो भारत सरकार का सचिव स्तर का होता है, सेक्रेटरी अभी कौन है, वो है परमेश्वर अय्यर। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, यही मेंस में आप लोगों को याद रखनी स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके उद्देश्य अगर हम बात करें, मेन ऑब्जेक्टिव है तो राज्यों के सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये आप लोग याद रखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है ग्राफ स्तर को विश्वसनीय योजना तैयार करना, भारत सरकार का थिंक टैंक ही कहा जाता है। और भारत के जितने भी कार्यक्रम योजनाएं हैं उनकी प्रगति और क्षमता की निगरानी करना, और भारत के निर्माण में अपना योगदान देना, ठीक है। तो ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, उम्मीद है कि आप लोगों को इसका फॉर्मेट पसंद आया होगा। देखिएगा चिपको आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लास्ट ईयर जुडिशरी में इपक्को आंदोलन भी आया था जो कर्नाटक केरल से था। चिपको आंदोलन पर्यावरण सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा चलाया गया था 1970 में। ये 1973 इसको नोट कर लेंगे आप लोग, 1973 1973 3 साल लगे थे, लेकिन बुक्स में जो है 1973 आता है। और इसका ऑब्जेक्टिव था पर्यावरण की रक्षा करना, वृक्षों की कटाई का विरोध करना। और परिणाम क्या होता, महिलाओं ने इसका विरोध किया और वृक्षों की कटाई ना हो गई, और इसी में इसका परिणाम क्या निकला, वन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है वो 1980 जो है
आंदोलन की देन है और इसमें हिमालय वनों को 15 वर्षों पर कटाई पर रोक लगाई थी। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा सुंदरलाल बहुगुणा जो हैं उनका भी निधन हो गया, जिनका उपनाम है वृक्ष मित्र। हाल ही में 2021 में ऋषिकेश में मृत्यु हुई और जन्म इनका उत्तराखंड में हुआ था। लाहौर से बीए करा और इन्होंने जो है ठक्कर बप्पा होटल की स्थापना करी थी, याद रखेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों के मेंस एग्जाम में बन सकता है। देखिएगा आप लोगों के मेंस में आजकल ये लिस्टेड वाले, खासकर यूपी और बिहार एपी में लिस्टेड वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, जिसमें बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, बीएसपी मायावती, आईएनसी सोनिया गांधी, आप अरविंद केजरीवाल, एनएपी नेशनल पीपल पार्टी ये है कोनराड संगमा, टीएमसी ममता बनर्जी, सीपीआई डी राजा, जेडीयू नीतीश कुमार, एसपी अखिलेश और आरएलडी जयंत सिंह। बस ये रैंडमली आप लोग इसको याद रख लेंगे। अब ये 2000 देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, एक मेंस में आप लोगों को आ जाएगा। बस मैं केवल आपको इनकी हेडलाइन बता रहा हूँ। 100वें भारत और बांग्लादेश से भूमि ट्रांसफ़र की बात हुई है, बस इतना याद रखेंगे, बाकी इसको लिख देंगे आप लोग। 101 जीएसटी की बात की गई है, आर्टिकल 279A में जीएसटी काउंसिल है, जिसकी 48वीं बैठक अभी चंडीगढ़ में हुई है। उद्देश्य वगैरह ये आप लोग देख सकते हैं, इनडायरेक्ट करें। इसके बाद अगर हम बात करें मोटे तौर पर तो 102 ओबीसी कमीशन, आर्टिकल याद रखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का 338 क्लॉज बी जोड़ा गया है और दलित वर्गों के उत्थान के लिए कमीशन का प्रयोग, कमीशन बनाने का बात करता है, जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है दी गई है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये आप लोग याद रखें। 103 जो है इसमें दो बातें याद रखेंगे, एक बात याद रखेंगे, इसमें 10% के आरक्षण दिया गया है ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए इसमें स्वतंत्र भारत में पहली बार ये व्यवस्था की गई है। 104 में संशोधन अधिनियम करा गया 2019 का, और इसमें दो बातें याद रखना है आप लोगों को, एक तो 10 वर्षों के लिए SC ST आरक्षण, और इसके बाद एंग्लो इंडियन प्रोविजन 331 आर्टिकल 331 को रिपील कर दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। अब 105 अभी लेटेस्ट है, आप लोग चाहो तो लिख लेंगे 105 कॉन्स्टिट्यूशन कि ओबीसी लिस्ट प्रिपेयर बाय स्टेट, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये टॉपिक जो हैं आप लोगों को कैसे लगे, और अगली वीडियोस में हम भारत नेपाल रिलेशन, श्रीलंका का फाइनेंशियल क्राइसिस, नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, एड्स क्या है, कुछ एक्सपेक्टेड टॉपिक, ग्रीन हाउस, ग्लोबल वार्मिंग और आपका ओजोन लेयर, ओजोन डिप्लेशन, और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल करके आप लोग क्वेरी ले सकते हैं। मेंस के लिए पूरा कंप्लीट नोट्स, टेस्ट सीरीज और लाइव क्लासेस हम लोग देंगे, उससे बाहर जाने की आप लोगों को कोई आवश्यकता नहीं होगी। थैंक यू।